अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर। अटेंडेंस जो है वो 2 मिनट बाद लगाते हैं, ठीक है। आप लोगों के ये 2 वीक तक लैब की इंस्ट्रक्शन होगी। ये डिसाइड हुआ है कि आप लोगों की जो लैब है उसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो जो भी आप लोगों की लैब की टाइमिंग है उसके मुताबिक होगी। और परफॉर्मेंस जिस वक्त 2 वीक के बाद आप लोगों की यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो उस वक्त आप लोगों की एक्सपेरिमेंट की भी परफॉर्मेंस होगी, जो पहले वाले हैं उनकी भी साथ में परफॉर्मेंस हो जाएगी, ठीक है। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने अभी ज्वाइन की है तो अटेंडेंस मार्क कर दें। अभी अटेंडेंस हुई नहीं है रमेश का। ओके सर। मैंने कहा कि मैक्सिमम स्टूडेंट आ जाएं फिर अटेंडेंस शुरू करते हैं। अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान, अजवा, यस सर। अमाइम, यस सर। अंजा जावेद, प्रेजेंट सर। अक्सा, जी सर। दुआ, प्रेजेंट सर। दुआ आप किस PC2 किस सेक्शन में है? सर आपकी सेक्शन में हुआ है। 3 सेक्शन है, तीनों मेरे पास ही है। फिजा बीबी, प्रेजेंट सर। फादिया, प्रेजेंट सर। जवेरिया, प्रेजेंट सर। खदीजा, खदीजा हफीज, किंजा, यस सर। कनीज, प्रेजेंट सर। मरियम बीबी, प्रेजेंट सर। मिनाल फातिमा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अफजल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद हाशिर अली, मोहम्मद साद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट सर। मुज़य्यन, प्रेजेंट सर। नूर, प्रेजेंट सर। उसामा, प्रेजेंट सर। रिदा, प्रेजेंट सर। रुमैसा, रुमैसा, प्रेजेंट सर।
समीउल्लाह, Present, sir. सना, Present, sir. सोहा, सोहा, सैयद ओन रजा, Present, sir. जैनब, वो स्टूडेंट नाम सुना जो इस क्लास में एब्सेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अब्दुल मन्नान, खदीजा, मोहम्मद हाशिर, Present, sir. जी सोहा, सोहा आपकी अटेंडेंस हो गई है। सोहा शहजाद आपकी अटेंडेंस हो चुकी है। सर उसने हैंड रेज किया हुआ। सर उसकी माइक नहीं चल रहा सर, उसकी आवाज नहीं जा रही थी तो इस वजह से उसने हैंड रेस किया हुआ था। नहीं, मैंने उसकी अटेंडेंस लगा दी है। थैंक यू सो मच सर। आपके इस क्लास में जो है सिर्फ एक खदीजा एब्सेंट है और दूसरा जो है अब्दुल मन्नान एब्सेंट है, बाकी प्रेजेंट है। जी मोहसिन, सर मेरी अटेंडेंस लग गई है। मोहसिन आप मेरे ख्याल में इस सेक्शन में नहीं हो। ये एन ही है। ये एन सेक्शन ही है। सर मेरी एन में है क्लास। ये लैब का है, लैब का एन सेक्शन। जी लैब मेरी लैब एन ही है। मोहसिन इसमें तो आपका कोई नाम शो नहीं हो रहा है। ओके वो मैं अपने हेड से पता कर लेता हूँ। थैंक यू हाँ सर। ठीक, मोस्ट वेलकम। आज आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आप लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड को डिल्यूट करके उसको स्टैंडर्डाइज करना है। इसकी परफॉर्मेंस आप लोगों ने जिस वक्त यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इसकी परफॉर्मेंस करनी है। आज जस्ट आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि आप लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह परफॉर्म करना है और किस तरह आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन करनी है। इसमें सबसे पहला है कि आप लोगों को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, आप लोगों ने उसको डिल्यूट करना होता है। तो डिल्यूट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो M1V1 सॉरी M1V1 इज इक्वल टू M2V2 या C1V1 इज इक्वल टू C2V2 का फार्मूला अप्लाई करते हैं, और जिसके ज़रिए आप लोग किसी भी लिक्विड मटेरियल को जब कंसनट्रेटेड फॉर्म में मौजूद हो तो उसको हम डिल्यूट कर सकते हैं। ये आप लोग के सामने फार्मूला लिखा हुआ है जिसको आप लोग यूज़ करते हो और उसकी मदद से आप लोगों ने इसको डिल्यूट फॉर्म में करना होता है। यहाँ पर C1V1 वो सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन गिवन होती है, और C2V2 उसके लिए हम यूज करते हैं जिसको हम प्रिपेयर करते हैं, जितनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाते हैं। आप लोगों को जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर तो वो सिंपल जो मोलैरिटी है सल्फ्यूरिक एसिड की एक्चुअल में जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में बोतल के अंदर रखा होता है उसकी मोलैरिटी जो है वो 35.2 होती है, और आप लोगों ने जो पहले बनाना है वो 2 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है और 1000 लीटर में बनाना है। तो आप लोगों के पास इनिशियल कंसंट्रेशन जो है C1 की वैल्यू 35.2 होगी। V1 आप लोगों ने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कि आप लोगों ने इस सॉल्यूशन का सल्फ्यूरिक एसिड का 2 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। तो V2 आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। C2 की वैल्यू गिवन है कि आप लोगों ने 2
मोलर का सोल्यूशन बनाना है। इसके बाद इसकी कितने वॉल्यूम में बनाना है वो उसमें लिखा होगा आप लोगों ने 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब में बनाना है। अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो उस कंडीशन में V1 की वैल्यू बनती है 2 into 1000 डिवाइडेड बाय 35.2 और इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो है 52.82 ml बनता है। इसका मतलब है कि आप लोगों ने जो बोतल में से सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है उसमें से आप लोगों ने 56.82 ml लेना है और बाकी का उसमें आप लोगों ने डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर देना है, क्योंकि उसके ग्राउंड बॉटम क्लास के ऊपर जो है निशान लगा होता है कि जिस वक्त जिसमें वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर तक यानी कि 1000 ml तक आ सकता है। इसका मतलब है कि आप लोगों ने 52.82 ml सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और उसके बाद आप लोगों ने उसको वाटर से फिल करना है अप टू द मार्क। उस कंडीशन में जो सोल्यूशन आप लोगों का बनेगा वो 2.0 नॉर्मल का सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये सोल्यूशन बन गया है। इसके बाद आप लोगों के पास तो दो तरह के यानी सोल्यूशन बनाते हैं, एक आप लोगों एक नॉर्मेलिटी में सोल्यूशन बनाते हैं और दूसरा जो है मोलैरिटी में सोल्यूशन बनाते हो। मोस्टली आप लोगों ने PC1 में जो सोल्यूशन बनाए थे वो मोलैरिटी में कैलकुलेट करके फिर आप लोगों ने बनाए थे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने जो पहला एक्सपेरिमेंट है इसमें आप लोगों ने नॉर्मेलिटी में सोल्यूशन बनाना है और नॉर्मेलिटी में सोल्यूशन बनाने के लिए हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट यूज करते हैं। जो भी स्पीशी है जिसका नॉर्मल का सोल्यूशन बनाते हैं उसका हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट यूज करते हैं और ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है वो मैस जो एसिडिक स्पीशी है उनके लिए डिफरेंट होता है, बेसिक स्पीशी के लिए डिफरेंट होता है और ऐसे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होती है यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता है तो उनका ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट फार्मूला होता है। अब हम एसिड के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, बेस के लिए कौन सा फार्मूला करते हैं, ये हम चेक करते हैं। जिस वक्त हम एसिडिक स्पीशी के कैलकुलेट करते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है तो उस कंडीशन में हम उसके मोलर वेट को जो भी मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करते हैं रिप्लेसेबल प्रोटॉन से। ये एसिड के लिए है क्योंकि एसिड जो है वो प्रोटॉन रिलीज करते हैं, तो जो एसिड जितने प्रोटॉन रिलीज कर सकता है तो हम मॉलिक्यूलर वेट को उससे डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह HCl है, HCl का ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए हम HCl के मॉलिक्यूलर वेट को 1 से डिवाइड करते हैं क्योंकि HCl के अंदर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होता है जिसको HCl रिलीज कर सकता है। अब HCl का जो मोलर मास है वो 36.5 बनता है। अब 36.5 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास HCl का ग्राम इक्विवेलेंट वेट हासिल होगा और उसके बाद हम नॉर्मेलिटी के लिए जो फार्मूला है ये जो आपके पास फार्मूला दिया हुआ है इसको अप्लाई करते हैं और इसके जरिए कैलकुलेशन जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट करके उसमें फर्दर जो है वो वाटर ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है नॉर्मल में सोल्यूशन बनेगा। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो बेसिक सेकंड एग्जांपल जो है वो ये है कि अगर आप लोगों के पास H3PO4 हो, अब ये भी एसिडिक स्पीशी है लेकिन इसमें 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं जिसको एक मॉलिक्यूल रिलीज कर सकता है। इसका मतलब है कि जिस वक्त इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो आप लोगों ने इस मॉलिक्यूल के टोटल मोलर में से रिप्लेसेबल प्रोटॉन यानी कि 3 से डिवाइड करना है, तो जो अमाउंट हमारे पास हासिल होगी उसको हम कहेंगे कि ये H3PO4 के ग्राम इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोगों के पास बेसिक स्पीशी है तो बेसिक स्पीशी में हम
OH नेगेटिव आयन को यूज करते हैं। जी जैनब। सर ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट वाला दोबारा समझा दें कि ये कैसे फाइंड करते हैं। मोलर मास तो कैलकुलेट कर सकते हो ना, जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं किसी यस भी सर। मॉलिक्यूल में तो उनको सम कर लेते हो, उनके मोलर मास को सम कर लेते हो तो आपके पास मॉलिक्यूलर वेट हासिल हो जाता है। ठीक है। जी सर। अगर उस मॉलिक्यूलर वेट को, अगर आपके पास एसिडिक स्पीशी है तो आप लोगों ने ये देख लेना है कि वो एसिडिक स्पीशी कितने प्रोटॉन को रिलीज कर सकती है। अगर एक प्रोटॉन को रिलीज कर सकती है तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने उस मॉलिक्यूलर वेट को 1 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है वो हासिल हो जाएगा। और अगर वो एसिडिक स्पीशी 2 प्रोटॉन रिलीज कर सकती है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उसके मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड कर देना है। अगर वो एसिडिक स्पीशी 3 प्रोटॉन रिलीज कर सकती है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उसके मॉलिक्यूलर वेट को 3 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास इक्विवेलेंट वेट हासिल हो जाएगा। सर ये जी कांस्टेंट रहता है, प्रोटॉन्स कांस्टेंट रहते हैं या मतलब रिएक्शन के साथ चेंज हो जाते हैं? नहीं, हमने सिर्फ मॉलिक्यूल को देखना है। अब जिस तरह HCl है, HCl के पास तो एक ही प्रोटॉन होता है, उसको 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, उससे ज्यादा से डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे भी एसिड हैं जो 2 प्रोटॉन रिलीज कर सकते हैं, जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड है। अब सल्फ्यूरिक एसिड 2 प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है, इसलिए हम उसके मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। हर वो जी एसिड सर, थैंक यू। जो जितने प्रोटॉन रिलीज करेगा आप लोगों ने उसके मॉलिक्यूलर वेट को उतने से ही डिवाइड करना है। अगर वो 1 प्रोटॉन रिलीज कर सकता है 1 से डिवाइड कर देना है, 2 से कर सकता है तो 2 से डिवाइड कर देना है, अगर 3 को वो रिलीज करता है तो 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने बेस स्पीशी के लिए सिर्फ उन बेस को काउंट करना है जो OH नेगेटिव आयन को रिलीज कर सकती है। अगर वो एक OH नेगेटिव आयन रिलीज करती है बेस, इसका मतलब है कि आप लोगों ने उसके मॉलिक्यूलर वेट को 1 से डिवाइड कर देना है। अगर कोई बेस जो है वो 2 OH नेगेटिव आयन रिलीज करती है, जिस तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 2 OH नेगेटिव आयन रिलीज करती है, तो उसके मॉलिक्यूलर वेट को आप लोगों ने 2 से डिवाइड कर देना है। इसी तरह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 3 OH नेगेटिव आयन को रिलीज करती है। इसका मतलब है कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको आप लोगों ने 3 से डिवाइड करना है, तो उस कंडीशन में जो वैल्यू हासिल होगी वो आपके पास इक्विवेलेंट वेट होगी। एसिडिक स्पीशी के लिए आप लोगों ने हाइड्रोजन आयन को चेक करना है। बेसिक स्पीशी के लिए आप लोगों ने OH नेगेटिव आयन को चेक करना है कि जो स्पीशी जितने आयन प्रोड्यूस करेगी, जिस तरह HCl 1 प्रोटॉन प्रोड्यूस करेगा तो आप लोगों ने उसके मॉलिक्यूलर वेट को 1 से डिवाइड कर दिया है। इस तरह सोडियम हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो भी 1 प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है, इसी तरह उसके मॉलिक्यूलर वेट को भी हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट हासिल होगा। और कुछ ऐसे एसिड भी हैं जो 2 प्रोटॉन को रिलीज करते हैं, तो उनका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए हम उसके मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह वो वाले एसिड जो 3 प्रोटॉन को रिलीज करते हैं तो उनके मॉलिक्यूलर वेट को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट हासिल होगा। बिल्कुल सेम केस जो है वो बेस के लिए है, सिर्फ डिफरेंस ये है, एसिड के लिए हम प्रोटॉन को काउंट करते हैं, बेस के लिए हम OH नेगेटिव आयन को काउंट करेंगे। ठीक है, इस चीज की समझ आ गई है? यस सर, आ गया सर। इसके बाद ऐसे भी हैं कि जो हमारे पास आयन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी जिस तरह साल्ट बनते हैं, पॉजिटिव आयन बनता है, नेगेटिव आयन बनता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जितने आयन बनेंगे, अगर साल्ट है तो उस कंडीशन में हमारे पास आयन बनेंगे, और जितने आयन बनेंगे हम उससे डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर वेट को, जितने आयन बनते हैं तो उससे हम डिवाइड करते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट है, तो मैग्नीशियम सल्फेट को जिस अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो हमारे पास 2 आयन बनते हैं, एक मैग्नीशियम आयन और एक सल्फेट आयन।
तो इसका जिस वक्त हमने इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो इसके मॉलिक्यूलर वेट को हमने क्योंकि 2 आयन प्रोड्यूस हो गए इसीलिए हमने इसको 2 से डिवाइड कर देना। अब यहाँ पर हमारे पास एक साल्ट है। अब इसके अंदर जो आयन आप लोगों के पास प्रोड्यूस होते हैं वो 2 सल्फेट के आयन, सॉरी आपके पास 6 टोटल आयन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इसके मॉलिक्यूलर वेट को जितने भी आपके पास आयन प्रोड्यूस होंगे उससे डिवाइड कर देना। इसके बाद नेक्स्ट है, ऐसे भी आपके पास रिएक्शन होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक चीज से दूसरे में शिफ्ट हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, और जितने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी आप लोगों ने उसके मॉलिक्यूलर वेट को उतने ही इलेक्ट्रॉन से, अगर गेन कर रहा है या रिलीज कर रहा है, दोनों ने ही आप लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो है इक्विवेलेंट वेट हासिल हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट का भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी। ठीक है, तो इस तरह हम इक्विवेलेंट वेट जो है किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या साल्ट या एसिड या बेस का कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसको हम यूज करके हम नॉर्मल सॉल्यूशन बनाते हैं। उसको हम यूज करके नॉर्मल सॉल्यूशन बनाते हैं। उसकी जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट बनती है उसको हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल सॉल्यूशन जो है वो हासिल होगा, और उसको हम फर्दर जो है डिफरेंट पर्पस, यानी कि यहाँ पर आप लोगों के पास टाइट्रेशन है तो टाइट्रेशन के लिए हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ये बेसिकली आप लोगों की टाइट्रेशन जो है वो एसिड बेस टाइट्रेशन है, जिसमें आप लोगों के पास एसिड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है और साथ में ऑक्सैलिक एसिड है। हम इसमें 2 एसिड इसलिए यूज करते हैं कि पहले हमने एक एसिड को यूज करके, यहाँ पर फर्स्ट जो एसिड है वो ऑक्सैलिक एसिड है, इसको यूज करके आप लोगों ने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी पहले स्टैंडर्डाइज करनी है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी कितनी है, क्योंकि जितनी मोलारिटी का हम सोल्यूशन बनाते हैं एक्चुअल में उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि मोस्टली मटेरियल जो हैं वो हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट से वो वाटर मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जिस वक्त वो वाटर मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करते हैं तो उस कंडीशन में हम एग्जैक्टली उनका वेट बैलेंस की मदद से नहीं कर सकते, तो उनकी अमाउंट जो है वो स्लाइटली कम या ज्यादा हो सकती है। तो इस वजह से हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि उसकी मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी कितनी है। तो इस पर्पज के लिए हम पहले जो है ऑक्सैलिक एसिड से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को स्टैंडर्डाइज करेंगे, इसकी नॉर्मेलिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को यूज करके सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी को चेक करेंगे कि वाकई का आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड 0.2 नॉर्मल का बना है या इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। और इस पर्पज के लिए हम जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर है, क्योंकि ये आप लोगों का एसिड बेस टाइट्रेशन है और एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए हम फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर यूज करते हैं। जी दुआ। सर आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंस होते क्या है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज do not depend on the mass of any chemical substance. I don't understand. ये हम अमाउंट पर नहीं कर रहे, हम जस्ट सॉल्यूशन को बनाने के लिए अमाउंट यूज करते हैं। अब वो अमाउंट हर स्पीशी की डिफरेंट होती है, सेम तो नहीं हो सकती। तो उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए। अगर 1 ग्राम कैलकुलेशन के लिए रिक्वायर है तो हमें 1 ग्राम ही यूज करनी है। इसके अलावा अगर 2 ग्राम यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि आप लोगों की रीडिंग एक्चुअल में वो नहीं होगी जो 1 ग्राम से आनी चाहिए।
इसीलिए हमारे पास ग्राम नॉर्मेलिटी के लिए डिफरेंट यानी कि यूनिट है, डिफरेंट कैलकुलेशन है, उसका फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह नॉर्मेलिटी के लिए डिफरेंट फार्मूला है। इसी तरह आपके पास मोलैलिटी भी आएगा और ये आप लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ने हैं। तो आप लोगों को ये चैप्टर नंबर 10 जो है इसमें ये टोटल सॉल्यूशन बनाने के फार्मूले लिखे हुए हैं कि आप लोग मोलैरिटी का सॉल्यूशन किस तरह बनाते हो, नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन किस तरह बनाते हो, मोलैरिटी का सॉल्यूशन किस तरह बनाते हो और डिफरेंट परसेंटेज का सॉल्यूशन किस तरह बनाते हो और उनकी कैलकुलेशन के लिए किस तरह आप लोगों ने फार्मूला यूज करने हैं। तो इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है वो हम जिस वक्त थ्योरी में चैप्टर को पढ़ेंगे उस वक्त इसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर जस्ट इतना ही यानी कि देख लें कि आप लोगों ने सॉल्यूशन बनाना किस तरह है। जी खदीजा। सर ये हमने एक्सीलेंट रेट ऑफ सॉल्ट में इसको MgSO2 को कंडीशन को 2 से डिवाइड किया था MgSO4 को। जी 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 और खदीजा आपकी आवाज। 2 से डिवाइड क्यों किया है? 2 से ये स्पेसिफिक जिस तरह देखें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए या नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला है, हम उसको ही यूज करते हैं। यूज करने के बाद उसकी कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। अब हमें तो नहीं पता कि वाकई ही ये इसी तरह है या नहीं है, ये पता होता है कि इसी तरह होता है। हम तो जस्ट जिस तरह कहते हैं कि पहले फार्मूले को जो पहले यानी कि साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वर्क किया है उन्होंने उस फार्मूले को अप्लाई करके चेक किया है कि वाकई कि ये फार्मूला इस पर्पज के लिए सूटेबल है या नहीं है। इसी तरह ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है इक्विवेलेंट वेट जो है या ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है उसके लिए हमारे क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने का वो है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब है कि हमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बारे में पता होगा तभी हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, अदरवाइज तो हम पुट ही नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब है कि पहले हमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगी, उसके बाद हम नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए एसिड के लिए डिफरेंट फार्मूला है, बेस के लिए डिफरेंट फार्मूला है, साल्ट के लिए डिफरेंट फार्मूला है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए डिफरेंट है और रेड्यूसिंग एजेंट के लिए डिफरेंट फार्मूला है। अगर हम सिंपल यूज करते हैं जिसमें C1V1 इज इक्वल टू C2V2 यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास डायरेक्टली कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट होती है, कंसंट्रेशन या मोलैरिटी फाइंड आउट होती है और उस मोलैरिटी को हम रिप्लेसेबल प्रोटॉन से डिवाइड करके भी नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब जिस तरह अगर आप लोगों से कहा जाएगा आप लोगों ने 2 नॉर्मल का सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना है और वो 1000 ml में बनाना है। अब 1000 ml आपको पता है कि 1 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि आपने सबसे पहले जो है उसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलर मास है उसको डिवाइड करना है जितने प्रोटॉन वो रिलीज कर सकता है। अब मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का जो होता है वो 98 है या 100 है? 98। ठीक है, और 98 है। सल्फ्यूरिक एसिड कितने प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है? 2 को। इसका मतलब है कि 2 ग्राम 2 ठीक है, इसका मतलब है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने 98 डिवाइडेड बाय 2 करना है और उसको फर्दर डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम। अब हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब कहा था और 1 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 ml कहा था और 1000 ml जो है
वो 1 डेसीमीटर क्यूब का इक्वल होता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास यही इक्वेशन जो हासिल होती है वो 92 डिवाइडेड बाय 2 और फर्दर डिवाइडेड बाय 1। ये तो आप लोग मैथ आता है या नहीं आता? जी, क्योंकि हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास जो कि 98 है और कितने प्रोटॉन दे सकता है? 2 को। अब इसके बाद ये तो हमारे पास हो गया ग्राम इक्विवेलेंट वेट। इसके साथ हमने इसको 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब से करना है। और मैंने कहा था कि आप लोगों के पास वॉल्यूम जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है और 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। इसका मतलब है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब को जिस वक्त कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर क्यूब में तो वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये आप लोगों के पास नॉर्मेलिटी का जो है वो फार्मूला है कि नॉर्मेलिटी किस तरह आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू हासिल होती है वो 49 हासिल होती है। इसका मतलब है कि जो भी आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है उसमें से आप लोगों ने ये आप लोगों के पास जो अमाउंट हासिल होगी वो नॉर्मल में हासिल होगी और ये आप लोगों के पास इतने नॉर्मल का सल्फ्यूरिक एसिड का जो है वो सोल्यूशन हासिल होगा कि जिसमें आप लोगों ने 1 डेसीमीटर क्यूब में जिस वक्त आप लोगों ने इतनी अमाउंट यूज की थी। अब इस वॉल्यूम को आप लोग कम या ज्यादा भी कर सकते हो। कम करते हो तो नॉर्मेलिटी जो है कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी और ज्यादा करते हो तो उस कंडीशन में ज्यादा हो जाएगी। जी खदीजा, खदीजा सर ने वो पहले हैंड रेस किया था, पहले किया था क्वेश्चन के। वो असल में अभी भी हैंड रेज है इसलिए मैंने ये नहीं पूछा। इस चीज की समझ आ गई है? यस सर, आ गई है। तो इस फार्मूले को आप लोगों ने यूज करना है। इसके जरिए आप लोगों ने नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है। उसके बाद आप लोगों ने इसकी टाइट्रेशन करनी है एसिड और बेस की। क्यों आपको पता है कि एसिड एक वो स्पीशी होगी जिसने प्रोटॉन को रिलीज करना है और बेसिक वो स्पीशी होगी जिसने OH नेगेटिव आयन को रिलीज करना है। इसका मतलब है कि जब भी आप लोगों ने एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करना है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास साल्ट बनेगा और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। पहले में आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने ऑक्सैलिक एसिड को लेना है और उसको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करना है। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ऑक्सैलेट पोटाशियम ऑक्सैलेट का साल्ट बनेगा और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। और इस कंडीशन में आप लोगों ने इंडिकेटर जो है वो फिनोक्सालिन इंडिकेटर यूज करना है। अब फिनोक्सालिन इंडिकेटर का एसिडिक मीडियम में डिफरेंट कलर होता है, बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर होता है। ठीक है, अगर आप लोग फिनोक्सालिन इंडिकेटर को एसिडिक मीडियम में ऐड करते हो तो उस कंडीशन में इसका कोई कलर नहीं आता। पर अगर आप लोग बेसिक मीडियम में ऐड करते हो तो उस कंडीशन में इसका कलर जो है वो लाइट पिंक अपीयर होता है। इस कंडीशन में आप लोगों ने ब्यूरेट के अंदर ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन ऐड करना है और टाइट्रेटिंग फ्लास्क के अंदर आप लोगों ने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को ऐड करना है। आप लोगों ने सबसे पहले 10 ml पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेना है, उसमें 2-3 ड्रॉप फिनोक्सालिन इंडिकेटर के ऐड करने हैं। तो ऐड करने के बाद आपके पास लाइट पिंक या पिंक कलर अपीयर होगा। ब्यूरेट में आप लोगों ने ऑक्सैलिक एसिड को ऐड करना है और उसके बाद आप लोगों ने ब्यूरेट से ऑक्सैलिक एसिड को ड्रॉप वाइज टाइट्रेटिंग फ्लास्क के अंदर ऐड करना है और उस वक्त तक ऐड करना है जिस वक्त तक उसका कलर जो है वो डिसअपियर नहीं होता। जिस वक्त उसका कलर डिसअपियर हो जाएगा तो वो वॉल्यूम आप लोगों ने नोट कर लेना है। सपोज इनिशियल वॉल्यूम आपके पास 0 0 है, उसके बाद फाइनल रीडिंग 10 पर आती है
तो आप लोगों के पास वॉल्यूम यूज्ड जो है वो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो वो वॉल्यूम आपके पास हासिल होगा। और इस वॉल्यूम इसी तरह आप लोगों ने इसी की टाइट्रेशन जो है वो 2 मरतबा करनी है। उसके बाद आप लोगों ने फार्मूला यूज करना है N1V1 इज इक्वल टू N2V2 का। इनिशियल नॉर्मेलिटी जो है ऑक्सैलिक एसिड की गिवन होगी। वॉल्यूम जो है आप लोगों ने ब्यूरेट से जो आप लोगों के पास रीडिंग हासिल होगी वो आप लोगों के पास ऑक्सैलिक एसिड की होगी। इसके साथ आप लोगों के पास KOH की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। और वॉल्यूम आप लोगों ने इसका जो यूज किया था वो 10 ml यूज किया था। यूज करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू के बाद आप लोगों के पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी हासिल होगी। और अगर हम उस नॉर्मेलिटी को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मैस जो है अमाउंट जो है वो हासिल हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करना है और सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन यानी कि नॉर्मेलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसके लिए फिर आप लोगों ने इसी तरह बिल्कुल सेम प्रोसीजर के जरिए टाइट्रेशन करनी है। आप लोगों ने ब्यूरेट के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। ये लैब मैनुअल में मिस्टेक है, यहाँ पर आप लोगों ने नॉर्मेलिटी ऑफ सॉरी वॉल्यूम यूज्ड जो है वो HCl का लिखना है। आप लोगों ने ब्यूरेट में जो है KOH को ऐड करना है। टाइट्रेटिंग फ्लास्क में आप लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है। उसके बाद आप लोगों ने टाइट्रेटिंग फ्लास्क में 2-3 ड्रॉप जो है फिनोक्सालिन इंडिकेटर के ऐड करना है। ऐड करने के बाद जिस वक्त आप लोग ब्यूरेट से KOH को ऐड करोगे तो उस कंडीशन में आपके पास एंड पॉइंट जो है वो पिंक कलर आएगा, वही आप लोगों के एंड पॉइंट होगा। उस कंडीशन में जितना वॉल्यूम हासिल होगा वो आप लोगों ने नोट कर लेना है। इसी तरह आप लोगों ने इसकी परफॉर्मेंस जो है वो 3 मरतबा करनी है, तो आपके पास 3 वॉल्यूम हासिल होंगे। तो उन वॉल्यूम का आप लोगों ने मीन निकाल लेना है, यानी कि तीनों वॉल्यूम को सम करना है और 3 से डिवाइड कर देना है, तो वो आपके पास मीन वॉल्यूम हासिल होगा। उसके बाद जिस तरह आप लोगों ने पहले कैलकुलेशन के लिए N1V1 इज इक्वल टू N2V2 का फार्मूला अप्लाई करना है, बिल्कुल सेम इसके लिए भी आप लोगों ने N3V3 इज इक्वल टू N4V4 का फार्मूला अप्लाई करना है। और इसके जरिए आप लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है और वही आप लोगों का रिजल्ट होगा। और वो रिजल्ट आप लोगों को इंडिकेट करेगा कि वाकई ही जितने नॉर्मेलिटी का आप लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन बनाया था वो उसके इक्वल है या नहीं। अगर उसकी नॉर्मेलिटी उसके इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब है कि आप लोगों का सोल्यूशन परफेक्टली बना है, एनालिटिकल ग्रेड का बना है। और अगर उसके इक्वल नहीं आती, आप लोगों के रीडिंग में और जो आप लोगों ने सोल्यूशन बनाया है उस रीडिंग में डिफरेंस है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों का सोल्यूशन जो है वो परफेक्टली नहीं है, वो कमर्शियल लेवल का है जिसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी भी मौजूद है। आज का इतना ही एक्सपेरिमेंट है और इसकी परफॉर्मेंस जो है जिस वक्त आप लोगों की लैब ओपन होंगी उस वक्त आप लोगों ने इसकी परफॉर्मेंस करनी है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो इस सेक्शन में एब्सेंट है। अगर वो प्रेजेंट हैं तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अब्दुल मन्नान, प्रेजेंट सर। अब्दुल मन्नान हो? यस सर। ओके अब्दुल मन्नान। खदीजा हफीज, प्रेजेंट सर। ठीक है, खदीजा हफीज की अटेंडेंस हो गई है, इसका मतलब है कि आज की क्लास में टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट है।
ठीक है, अगर किसी कोई क्वेश्चन करना है तो वो कर सकता है, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Excuse me, sir.